हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स एंड दैट इज मैनेजरियल रेमुनरेशन। गाइस, ये टॉपिक आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में देखने मिल जाएगा। इसकी खासियत बता दो कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में बहुत बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर जरूर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा ही जाता है। गाइस, मैनेजरियल रेमुनरेशन एग्जैक्टली होता क्या है? आपको पता है कि कंपनी में ओनर तो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, बट कंपनी का जो बिजनेस होगा वो मैनेज किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बहुत बार मैनेजर हो गया, कभी कभी होल टाइम डायरेक्टर हो गया, या कभी कभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके ऊपर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। अब क्योंकि यही लोग जो मैंने अभी अभी आपको बताया हो, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अब यही लोग अगर मान के चलिए मैनेजमेंट में भी अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स वगैरह भी इन्हीं के हाथ में होगा। रेमुनरेशन कितना लेना है ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं के हाथ में होगा। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चों? अगर ये लोग अपना रेमुनरेशन कुछ बहुत ज्यादा ही ले ले, तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है फॉर कंपनी टू शेयर होल्डर्स। तो दैट इज वाई इनकी मैक्सिमम लिमिट्स कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई कर रखी है। अब इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन, अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो इन मैनेजर्स को कितना रेमुनरेशन दोगे, और कंपनी का अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो इन्हें कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा। ओके, इन दो चीजों के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे, इन दो पार्ट्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले, अगर कंपनी हैज एडिक्वेट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट है कंपनी के पास में, तो सवाल है मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा। तो शांति से सुनना, टोटल रेमुनरेशन जो रहेगा वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट रहेगा। ओके, मतलब जितना भी आप लोग डायरेक्टर्स वगैरह को रेमुनरेशन बांट रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा बताओ? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट रहेगा। ओके, वो इससे एक्सीड नहीं कर सकता है। लेकिन ये याद रखना, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कोई आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में निकलने वाला नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा। इसे कंप्यूट किया जाता है, और कैसे कंप्यूट करना है ये आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा। ओके, इसी वीडियो में हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो टोटल रेमुनरेशन 11% पे स्टिक रहेगा, ये बात माइंड में डाल दीजिए। लेकिन सर, क्या आप रेमुनरेशन बढ़ा के नहीं दे सकते हो? तो जवाब है जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लानी पड़ेगी। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके आते हो गाइस, तो आप रेमुनरेशन 11% से ज्यादा का दे सकते हो। ओके, तो सबसे पहली प्रोविजन मैंने आपके सामने रख चुका हूं कि टोटल रेमुनरेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू हाउ मच? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन क्या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है क्या? तो जवाब है जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अगर आपको मिले तो आप लोग इसको फर्दर बढ़ा सकते हो, 11% से ज्यादा भी दे सकते हो। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब चार्ट में मैं जरा सा आगे जाता हूँ। गाइस, ये जो 11% है, इसको मैंने दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया है। अगर आप रेमुनरेशन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, या कोई दूसरे मैनेजर को, ठीक है, आप रेमुनरेशन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और एनी अदर मैनेजर को, तो याद रखना, ऐसे एक डायरेक्टर को, मतलब अगर आपने सिर्फ एमडी की बात करी, या सिर्फ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, या सिर्फ आपने होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया है, या सिर्फ आपने मैनेजर अपॉइंट किया है, ऐसे एक बंदे का, ऐसे एक डायरेक्टर का, याद रखना, रेमुनरेशन कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, ऐसे एक डायरेक्टर का मतलब कोई एमडी होगा या होल टाइम डायरेक्टर होगा जो आपने अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो एक बंदे का रेमुनरेशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से बढ़ के नहीं जा सकता है। लेकिन आपने मोर देन वन सच डायरेक्टर अपॉइंट किए, मतलब एक एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है, और एक मैनेजर भी है, मतलब मोर देन वन अगर ये अपॉइंटेड है, तो याद रखना, इन टोटल इनका जो रेमुनरेशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करेगा। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। देखो, ओवरऑल लिमिट कितनी है? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है, बट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की,
तो अगर ये ऐसा कोई एक ही बंदा अपॉइंटेड होगा तो याद रखना उस एक बंदे का रेम्युनरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन एक से ज्यादा ऐसे लोग अगर अपॉइंटेड होंगे तो याद रखना इनका रेम्युनरेशन किसी भी हद से 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं कर सकता है। ओके, होप सो याद रखोगे आप लोग। लेकिन ये तो बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर की। तो क्या सवाल है कंपनी में कोई दूसरे मैनेजर नहीं होते क्या? होते हैं। तो अदर डायरेक्टर का फिर रेमुनरेशन कैसे वर्क करेगा? तो शांति से सुनना, अगर आपके कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ये अपॉइंटेड है तो बाकियों का नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ नेट प्रॉफिट क्या रहने वाला है बताओ? रेमुनरेशन रहेगा। ओके, तो इनका रेमुनरेशन कितना रहेगा बताओ? 1% रहेगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। ओके, तो अगर आपके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ये सब अपॉइंटेड होंगे तो इनका अदर डायरेक्टर्स का 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करेगा रेमुनरेशन। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ये सब अपॉइंटेड ना हो तो ऐसे केस में इनका रेमुनरेशन 3% ऑफ नेट प्रॉफिट से नहीं बढ़ेगा आगे। ओके, होप सो ये सब बातें आप लोग याद रखोगे, ये लिमिट्स आपके कट टू कट दिमाग में रहेगी। ओके, आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड। जब कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट है, ओके, कंपनी का एडिक्वेट प्रॉफिट है तो याद रखो टोटल रेमुनरेशन कितना रहेगा? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या ये बढ़ सकता है क्या? जी हाँ बढ़ सकता है, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके किए मैंने दो पार्ट, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की बात करूं या डायरेक्टर्स, अदर डायरेक्टर्स की बात करूं। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स में मैंने फर्दर किए दो पार्ट। अगर एक ही ऐसा बंदा अपॉइंटेड है तो उसका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन एक से ज्यादा ऐसे लोग अपॉइंटेड है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं आएगा इनका रेमुनरेशन। ओके, होप सो याद रहेगा। बात करते अदर डायरेक्टर्स की, तो उसमें सिंपली कर देना दो पार्ट्स। अगर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अपॉइंटेड है तो इनका 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं रहेगा रेमुनरेशन। लेकिन बाकी के केसेस में नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट के 3% से ज्यादा नहीं रहेगा इनका रेमुनरेशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये कंपनी के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो ऐसा सब कुछ होने लग जाएगा। ओके गाइस, इसमें एक चीज आप समझने जैसी है, वो क्या कि सर नेट प्रॉफिट कैसा होगा। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब आराम से ये बातें समझ के लीजिए कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। ओके, ये मैनेजरियल रेमुनरेशन के जो परसेंटेज आपको दिए हैं ये आपको नेट प्रॉफिट पे लगाने हैं, बट वो नेट प्रॉफिट कैसे निकालना ये हम लोग अभी सीखने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले क्या करो, आप नेट प्रॉफिट ले लो। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कहां से लेना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आपका नेट प्रॉफिट आया वो आपने लेना। और मैं वापस से बोल रहा हूं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट है उस पे डायरेक्टली आपको ये परसेंटेजेस नहीं लगाने हैं। ये परसेंटेजेस नेट प्रॉफिट पे लगाने हैं, बट वो नेट प्रॉफिट निकालना कैसे ये हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट लो और उसमें ऐड कर देना। क्या ऐड करोगे? बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव्ड बाय फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑथोराइज इन दिस बिहाफ। इसका मतलब साफ है, आप पहले तो नेट प्रॉफिट लो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो आपके पीएनएल में नेट प्रॉफिट आया वो ले लीजिए। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से आपको कोई सब्सिडी मिली है, ओके, सब्सिडी इन द सेंस व्हाट, सब्सिडी किस चीज के लिए मिल सकती है बताना? आपके लेट से इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेट से वो पे करने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, या और कोई टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए आपको सब्सिडीज आ रही है। तो बोलने का मतलब है गवर्नमेंट से जो फुकट में मिलता पैसा, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। तो ये जो सब्सिडीज होगी तो इसे आपको ऐड करना पड़ेगा किसमें? जो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल स्टेटमेंट रहेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम ऑलरेडी इन सब्सिडीज बाउंटीज को ऐड कर दिया गया है तो फिर इसे कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन।
आपको बाउंटीज एंड सब्सिडीज जो गवर्नमेंट से मिलती है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल स्टेटमेंट में। लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त, ये पीएनएल निकालते वक्त ये बाउंटीज एंड सब्सिडीज कंसिडर हो चुकी है, तो आपको फिर फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात का ख्याल रखो। ओके, कुछ ऐसी इनकम्स है जिन्हें आपको लेना नहीं पड़ेगा। गाइस वैसे भी आप अगर अकाउंटिंग अच्छे से फॉलो करते हो, अकाउंटिंग जितनी भी आपने सीखी है, आपको खुद समझ में आएगा कि सही है यार, ये चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एज पर मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सवाल है साहब, ऐसी कौन सी चीजें हैं? प्रॉफिट बाय वे ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अब सीधी सी बात है, जब आप शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हो एट प्रीमियम, तो वो प्रीमियम हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जाता कहां पर है? वो तो भाई बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, रिजर्व्स में जाता है। तो सवाल है, क्या वो प्रॉफिट निकालते वक्त आप लोग लोगे क्या? तो जवाब है साहब, नॉट टू बी एडेड। हम तो कभी लेते ही नहीं है ना, तो इसे आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल बाय द कंपनी ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। जब फॉरफिटेड शेयर्स आप लोग री इश्यू करते हो, तो जो भी आपको प्रॉफिट आता है बच्चों, आपने फाउंडेशन में सीखा होगा, इसे कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। इसे कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। तो सवाल है, ये प्रॉफिट वैसे भी कैपिटल रिजर्व में जा रहा, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसे आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ऑलरेडी ये पीएनएल निकालते वक्त ये चीजें उसके अंदर आई हो, तो आपको फिर उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते टाइम हम इन चीजों को उसके अंदर नहीं लेते। तो अगर वो ऑलरेडी उसके अंदर आई है, तो आपको वहां से उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग और एनी अदर कंपनीज पार्ट वगैरह वगैरह। अब देखो, जो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट भी आपको कंसिडर नहीं करने हैं। लेट से आपने कोई अंडरटेकिंग ही उठा के सेल कर दी, मतलब पूरा के पूरा आपका एक बिजनेस का यूनिट था, आपने वो उठा के पूरा सेल कर दिया। वो भी जो प्रॉफिट होते हैं वो भी आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट्स जाते हैं कहां पर? कैपिटल रिजर्व्स के अंदर। ओके, तो आपको उसे भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर गलती से ऐड हो गया होगा तो आपको उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। ये मेरी बातें अच्छे से याद रखना, ठीक है? तीन बातें हमने देखी। प्रीमियम ऑन शेयर्स का जो भी प्रॉफिट होगा कभी नहीं लेना है, बिकॉज वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ, नहीं लेना है, बिकॉज वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल रिजर्व में जाता है, दैट इज वाई आपको उसे भी कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ओके, होप सो यहां तक सबके दिमाग में गया होगा। ओके, उसके अलावा प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स असेट ऑफ अ कैपिटल नेचर comprise in the undertaking or undertaking of the company unless the business of a company consists wholly or partly buying selling of any such property। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो क्या हो गया रे बेटा? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ये ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपको इसे नहीं लेना पड़ेगा फॉर कंसिडरिंग दिस प्रॉफिट एंड लॉस। जो मैनेजरियल रेमुनरेशन के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो, तो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का प्रॉफिट आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। अब लेकिन इसमें एक चीज और लिखी गई है, वो एक चीज क्या? आपका अगर बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करके सेल करना होगा, तो फिर उसे लिया जाएगा। ओके, आपका बिजनेस ही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज को परचेसिंग और सेलिंग का होगा, तो आपको उसे लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, लेकिन बिजनेस कुछ और है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस सेल कर रहे हो, तो फिर उसका प्रॉफिट आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। लेकिन उससे भी बेहतरीन एक लाइन यहां पर लिखी गई है, प्लीज आराम से चेक करना। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट फॉर विच एनी फिक्स असेट इज सोल्ड exceeds the written down value thereof, credit should be given for so much of the excess as is not higher than
डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स एसेट एंड रिटन डाउन वैल्यू। ओके, ये चीज ऐसे नहीं समझेगी, मैं आपको एक इलू के थ्रू बताऊंगा तो जाके आपके समझ में आ जाएगा। प्लीज आराम से चेक करना मेरी बात को। मान के चलिए एक कोई पर्टिकुलर एसेट है, लेट से कोई एक लैंड है। ओके, और इस लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट, इस लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए 20 लैक्स है। ठीक है, मैं इसको बिल्डिंग कर देता हूं। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बताओ, 20 लैक्स है, बट इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन काटने के बाद इसका जो वैल्यू है वो मान लीजिए 12 लैक्स का है। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 20 लैक्स, और रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी कितने बताओ, 12 लाख की है। मतलब डेप्रिसिएशन काट के इसकी वैल्यू कितनी आई बोलो, 12 लाख रुपीस की आई हुई है। ओके, अब सवाल है कि अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर बिल्डिंग सेल होती है, लेट से 22 लैक्स में, ये बिल्डिंग सेल हो जाती है, कितने में सेल हो जाती है बताओ, 22 लैक्स में सेल हो जाती है। ओके, तो सवाल है आप कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कंसिडर करोगे और कितना नहीं करोगे। अब मेरी बात शांति से सुनो। ओके, देखो बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट और WDV के बीच का जो डिफरेंस रहेगा तो इस प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा, इस प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। ओके, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर का जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसे आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। अब बेसिकली आई शुड टेल यू दैट, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है। ओके, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सेल करने से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो, आपने बचपन में सीखा होगा, कोई डेप्रिसिएबल असेट सेल हो जाए तो प्रॉफिट कैसे निकालते, सेल वैल्यू माइनस WDV। ठीक है, सेल वैल्यू कितनी है 22 लैक्स माइनस WDV कितनी है 12 लैक्स, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लैक्स का वैसे तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये 10 लैक्स में दो पार्ट में करूंगा। आप अगर देख रहे होंगे तो सेल वैल्यू कॉस्ट के भी ऊपर जा रही है, सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट के भी ऊपर जा रही है। तो याद रखो, जब भी आपका सेल वैल्यू कॉस्ट के ऊपर जाता तो जो ऊपर का प्रॉफिट है ना बॉस, वो वैसे भी कैपिटल रिजर्व में डाला जाता। तो क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व में जाता है तो उसे फिर कभी कंसिडर नहीं किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट और सेल वैल्यू इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो वो जो डिफरेंस होता है वो वैसे भी कैपिटल रिजर्व में जाता। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सेल वैल्यू 22 लैक्स है और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 20 लाख, तो यहां पे मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये 2 लाख, जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जा रहा है। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है बॉस, तो ये वैसे भी कहा जाता है बताओ, कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। तो क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व में जाता है तो दैट इज वाई आप जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन तो उसमें ये प्रॉफिट कंसिडर नहीं होगा। तो सवाल है सर, फिर जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है दैट इज वो 8 लाख का प्रॉफिट। ओके, तो याद रखना आपका जो वो 8 लाख का प्रॉफिट रहेगा तो वो PNL में जाता है और इसे मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालने में कंसिडर किया जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी एसेट सेल करते हो तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आता है तो आप बचपन में दैट इज फाउंडेशन में उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालते होंगे, सही है ना। लेकिन आपको जनरली सारे क्वेश्चन ऐसे रहते थे जहां पे आपकी सेल वैल्यू WDV से ज्यादा रहती थी। ओके, लेकिन कभी आपकी सेल वैल्यू कॉस्ट से ऊपर नहीं जाती हुई आपको दिखाई देती थी। तो क्योंकि कॉस्ट के ऊपर कभी आपकी सेल वैल्यू गई नहीं टिल फाउंडेशन, तो दैट इज वाई आप लोग क्या करते थे बताओ, हमेशा जो भी सेल वैल्यू और WDV के बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जाता था। ओके, और यहां पर भी वही होता है, क्योंकि ये सेल वैल्यू और WDV के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता
तो इसी के लिए मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालते वक्त उसे कंसिडर किया जाएगा। बट वो प्रॉफिट जो कॉस्ट के भी ऊपर जाएगा, अब लेट से इसी केस में देखो, ओरिजिनल कॉस्ट है 20 लाख बट सेल किया 22 lakhs में, तो कितना सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर गई, 2 लाख की गई, तो दिस विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट और ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो दैट इज वाई जब हम पीएनएल निकालेंगे फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन तो इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। होप सो समझ में आया होगा। ओके, तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, और लास्ट में एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मेजरमेंट ऑफ द एसेट लाइबिलिटी एट द फेयर वैल्यू। अगर आप असेट और लाइबिलिटीज के वैल्यूज चेंज कर रहे हो तो वो जो डिफरेंस आएगा उसे भी कंसिडर आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें हैं जो हमने देखी। सबसे पहले हमें क्या करना है ये समझ के लीजिए। हम चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन निकाला कैसे जाता है। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहली बात क्या सीखी बच्चों, हमने ये सीखा कि भाई जब भी आपको प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे बताओ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ले लोगे, उसमें ऐड करोगे क्या, जो भी गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिली है वो सब ऐड कर दीजिए। बट कुछ चीजें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। ओके, कौन सी चीजें, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, उसके अलावा कैपिटल नेचर का कोई प्रॉफिट आता है बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग तो उसे भी कंसिडर नहीं करना है, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसे भी कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद रखना अगर आपकी सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जा रही तो ऊपर का जो प्रॉफिट है उसे कंसिडर मत करो, बट जो नीचे का प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी डेफिनेटली टेकन इनटू अकाउंट, उसे जरूर कंसिडर किया जाता है। और अगर आपके असेट और लाइबिलिटीज चेंज हो रहे हैं तो वो कैरिंग वैल्यू भी आपको लेने नहीं पड़ेंगे। ये बातें मेरी अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब सवाल है, ये जब नेट प्रॉफिट निकालोगे तो कुछ चीजें आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी, मतलब कुछ चीजों का आप लोग डिडक्शन ले सकते हो। तो ये तो वैसे भी आपका जो नेट प्रॉफिट आता है तो आप ये ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके होते हो, तो इनका इफेक्ट आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी है तो आपको इन चीजों का कोई इफेक्ट देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो ऑलरेडी इन डी वाले आइटम्स का इफेक्ट दे के आता है, तो आपको इसका कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी डिडक्टेड होते हैं। और अगर इनमें से कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ है नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो आपको उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी ऐसी कौन सी चीजें, ऑल द यूजुअल वर्किंग चार्जेस। अब जब नेट प्रॉफिट निकालते हो तो हमारे जो ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह है वो तो हम डिडक्ट करके ही निकालते हैं, तो अगर नहीं डिडक्ट किया होगा तो डिडक्ट करो, बट ऑलरेडी डिडक्टेड है तो कोई इफेक्ट मत देना, ठीक है। वैसे ही डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, अब डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन रहेगा ये जरूर आप लोगों को डिडक्शन बोल के वहां से लेना पड़ेगा। बोनस कमीशन आपने दिया उसका भी डिडक्शन लेना है। एनी टैक्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ नेचर ऑफ टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स लगा होगा तो वो भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। एनी टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट इम्पोज फॉर स्पेशल रीजन, कोई स्पेशल रीजन से बिजनेस पे क्या लग रहा है बताओ, कोई टैक्स लग रहा है तो ये भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन अनसेक्योर्ड लोन डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो फॉर रिपेयर ऑफ इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और वो अगर कैपिटल नेचर के रिपेयर नहीं है तो आप डिडक्शन लोगे। और ऑलरेडी मान के चलिए कि वहां पे आपका डिडक्शन लिया हुआ है तो फर्दर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यूजुअल वर्किंग चार्जेस का डिडक्शन ले सकते हो, मतलब वो माइनस कर सकते हैं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, बट ऑलरेडी डिडक्टेड होगा तो कुछ मत करना। डायरेक्टर रेमुनरेशन का भी सेम वैसा, ऑलरेडी डिडक्टेड है तो कुछ मत करना। बोनस और कमीशन पेड और पेबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी स्टाफ वगैरह वगैरह जो भी है तो ये भी डिडक्शन ले सकते हो, बट ऑलरेडी इफेक्ट हो तो कुछ मत करना। एनी टैक्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट
एज बिंग टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट पे कभी नोटिफाई हुआ कि ये टैक्स लगेगा, तो सवाल ही नहीं उठता, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। ओके, हाँ, ऑलरेडी लिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ही बिजनेस प्रॉफिट पे अगर टैक्स इंपोज कर रहे हो कुछ स्पेशल रीजन की वजह से, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, तो आप उसका भी क्या ले सकते हो बताओ, डिडक्शन ले सकते हो। देखो बच्चों, ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ आपको याद रखनी है, बिकॉज ये इसका जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी वेरी सिंपल टास्क ओवर हियर। सिर्फ ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसका भी तो आप डिडक्शन लेते हो, तो माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट जितने भी है उन सब के डिडक्शन मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ऑलरेडी डिडक्टेड है तो फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। रिपेयर्स कर रहे हो तो अगर वो रेवेन्यू नेचर का है, बार बार किया जाने वाला है, तो डिडक्शन लेना। बट अगर कैपिटल नेचर का है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज कैपिटल नेचर का कोई भी आपका रिपेयर भी होगा तो वो तो आप बैलेंस शीट में डालते हो, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए उसका आप लोग डिडक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है, याद रखना। आउट गोइंग इंक्लूसिव ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अंडर 181, इसकी जरूरत नहीं, आपको दिखेगी भी नहीं क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन, जो कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन बोला गया है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, और उसके बाद अगर एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ ओवर इनकम जो नेट प्रॉफिट के थ्रू आया हुआ है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इसको भी आपको क्या करना है बताओ, कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, याद रखना है मेरी बात है। ओके, और कॉम्पेंसेशन और डैमेज दे रहे हो फॉर एनी लीगल लाइबिलिटी, इवन अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई लाइबिलिटी आपकी अराइज हो रही होगी, तो याद रखना मेरी बात बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसका भी डिडक्शन लेना पड़ेगा। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो उसकी वजह से आपको डैमेजेस अगर देने पड़े तो उसका भी आप लोग डिडक्शन लोगे। और अगर नहीं लिया होगा तो फिर आप लोगे, या फिर ऑलरेडी लिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा। ओके, हाँ, और अगर मान लीजिए कोई सम पे कर रहे हो फॉर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, तो इंश्योरेंस का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई बैड डेट्स हो जाते हैं तो बैड डेट्स का भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो मैं तुम्हारे को इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बताना चाहूंगा। जो भी हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखते हैं, उन्होंने बस इतना ही बोला है, उन सब का डिडक्शन मिलेगा। चेक कर लीजिए, सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आती है तो इन सब चीजों का आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इन चीजों का डिडक्शन ले लिया, तो आपको फिर फर्दर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इसमें स्पेशली याद किसको रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर डी को, टैक्सेस ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट है, या स्पेशल रीजन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो बिजनेस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े नॉर्मल से हटके हैं। ओके, तो बस इनको आप लोग याद रखो। फिर डैमेजेस अगर दे रहे हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ये भी आपको डिडक्शन बोल के अलाउेबल होगा। तो बस ये एक्स्ट्रा की बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी सब तो आपके वही रेगुलर एक्सपेंडिचर है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, उनका ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलने लगेगा। ठीक है, होप सो यहां तक समझा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है, मतलब नेट प्रॉफिट निकालते वक्त उसे माइनस नहीं करना पड़ेगा, और गलती से माइनस कर दिया होगा तो उसे ऐड करना पड़ेगा। ओके, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी, एनी अदर इनकम ऑफ द कंपनी नॉट फॉलिंग अंडर डी एंड ई। देखो डी और ई यहाँ पे है, वो जो टैक्स ऑन एक्सेसिव प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये जो दो पॉइंट है, इसके अलावा कोई आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, सुपर टैक्स पे कर रहे हो, तो इसका डिडक्शन नहीं लेना पड़ेगा। याद रखना, अगर कोई कॉम्पेंसेशन डैमेजेस दे रहे हो वॉलंटरली अदरवाइज देन बाय वर्चू ऑफ लाइबिलिटी, मींस आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, बट लाइबिलिटी नहीं आ रही फिर भी आप लोग डैमेजेस पे कर रहे हो, तो फिर ये आपको अलाउेबल नहीं रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, पिज्जा वाले का ले लो। अगर उन्होंने एक बीच में स्कीम निकाली थी, 30 मिनट में अगर मान लीजिए पिज्जा टाइम पे नहीं पहुंचा, होम डिलीवरी नहीं पहुंची, तो आपको उसकी फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो प्लीज टेल मी,
ये तो आप वॉलंटरीली क्या कर रहे हो बताओ, बियर कर रहे हो खर्चा। कस्टमर थोड़ी बोल रहा है कि आप 30 मिनट से लेट आए तो हमको फ्री डिलीवरी दे दो। ये तो आपने बनाया ना आपके लिए। ओके, ये रूल आपने बनाया है। तो ये वॉलंटरली आप लोग कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, डैमेजेस दे रहे हो। तो ऐसी चीजों का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो आप आपके मन से कर रहे हो। हाँ, सामने वाले ने आपके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मान लीजिए आपके ऊपर क्लेम किया, आपसे डैमेजेस मांगे, आपने दिए, तो उसका डिडक्शन मिलेगा, जैसे हमने यहाँ के एम पॉइंट में देखा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। लेकिन अगर आप वॉलंटरीली देते हो डैमेजेस एंड ऑल, तो याद रखिए गाइस, आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट टू बी डिडक्टेड। ये मेरी बात याद रखिए। ओके, उसके बाद अगर कोई कैपिटल नेचर का लॉस होता है तो ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन वो लॉस अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ योर रिटर्न डाउन वैल्यू वगैरह वगैरह सब होगा, तो हम इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कैपिटल प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे कैपिटल लॉस भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, और अगर आपकी कैरिंग वैल्यू में कोई चेंज होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो उसका भी आपको कोई डिडक्शन नहीं लेना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। गाइस, इसमें दी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम टेलिंग यू काम में बहुत कम चीजें आती है। ओके, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर आपके माइंड में अगर ये सब चीजें हैं, तो ये देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा किसे ऐड करना है, किसे ऐड नहीं करना है। और ये अगर आपके ध्यान में है, तो यू कैन कैलकुलेट दैट नेट प्रॉफिट for computing your managerial remuneration, and accordingly you can calculate your managerial remuneration by these percentages. होप सो सबके दिमाग में आपके जा चुका होगा। ओके,